अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी प्लस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिले सबसे पहले। शुक्रिया। सैकड़ों बरस हुए लाहौर से कुछ फासले पर एक छोटी सी रियासत थी जहां एक राजा राज करता था। उसकी 3 लड़कियां थीं। तीनों खूबसूरती और अक्लमंदी में अपना जवाब आप थीं। मगर एक चीज़ जो छोटी राजकुमारी इंदिरा को अपनी बड़ी बहनों से अलग करती थी वो नेकी, पारसाई और खुदा तरसी थी। जहाँ दोनों बड़ी बहनें गरूर और तकब्बुर की जीती जागती तस्वीरें थी, वहाँ खुदा ने राजकुमारी इंदिरा को नेकी और रहमदिली जैसी अच्छी सिफतें अता की थीं। उसके चेहरे पर फरिश्तों जैसा नूर बरसता था जिससे उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए थे। तीनों राजकुमारियां जवान हुईं तो इर्द गिर्द की रियासतों के राजकुमारों के पैगाम आने लगे। राजा ने बड़ी छानबीन के बाद 3 राजकुमारों को पसंद किया और उन्हें बर दिखावे के लिए अपनी रियासत में आने की दावत दी। एक दिन राजा तीनों राजकुमारों और राजकुमारियों के साथ शहर से दूर एक झील के किनारे तफरीह कर रहा था। सुबह का सुहाना वक्त था। तुलू होते सूरज की चमकीली किरणें झील के साफ और शफाफ पानी पर अटकेलियां कर रही थीं। परिंदे पेड़ों की शाखों पर बहार का तराना अलाप रहे थे कि फटे पुराने कपड़े पहने एक फकीर उनके सामने हाथ फैलाकर खड़ा हो गया और बड़ी दर्दनाक आवाज में बोला, बाबा, कुछ खुदा के नाम पर दो, 3 दिन से भूखा हूँ। उस पर बड़ा राजकुमार आगे बढ़ा और झड़क कर बोला, भाग जा यहाँ से। और ये कहकर उसे इतना जोर कर धक्का दिया कि वो गरीब लुढ़कता हुआ एक पत्थर पर गिरा जिससे उसका सर फट गया। राजकुमारी इंदिरा और राजकुमार इंद्रजीत बातें करते हुए पीछे पीछे आ रहे थे। इंदिरा ने फकीर की ये दुर्गत बनती देखी तो उसका दिल भर आया। दौड़ी हुई फकीर के पास गई, सहारा देकर उठाया, सर से खून पूंछा और अपने गले से हीरों की माला उतार कर उसे दे दी। गरीब भिखारी की आंखों में आंसू आ गए और वह लरसते हुए होंठों से दुआएं देता हुआ चला गया। राजा फिर तफरीह में मशगूल हो गया, गोया कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन उसने दिल ही दिल में इंदिरा की रहमदिली की तारीफ की। यकायक बड़ी राजकुमारी झील की तरफ इशारा करके बोली, वो क्या है? सबकी निगाहें उसी तरफ उठ गई। उन्होंने देखा कि झील के किनारे एक निहायत खूबसूरत कश्ती चांदी की जंजीर से बंधी खड़ी है। उसका सुनहरा रंग सोने को भी मात दे रहा था। बड़ी राजकुमारी की आंखें खुशी से चमकने लगीं और वो मुठ्ठियां भींचकर अपनी मंजली बहन से बोली, कुसुम, देखो तो कितनी खूबसूरत कश्ती है। मालूम होता है खुदा ने हमारे लिए जन्नत से भेजी है। दिल चाहता है उसमें सवार होकर थोड़ी देर पानी का लुत्फ उठाएं। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? कुसुम राजी हो गई, मगर इंदिरा बोली, ना मालूम किसकी कश्ती है और यहाँ क्यों खड़ी है। ऐसा ना हो कि हमें बाद में पछताना पड़े। बड़ी बहन बोली, तुम्हें तो जरा जरा सी बातों से डर लगता है। आओ बस थोड़ी दूर घूमकर वापस आ जाएंगे। इंदिरा का दिल धक धक कर रहा था। वो कश्ती में सवार होने को तैयार न थी, मगर दोनों बहनों ने जबरदस्ती खींचकर उसे भी अपने साथ बिठा लिया। वो चाहती थी कि जंजीर खोलकर कश्ती को आगे बढ़ाएं कि पानी में बड़े जोर का धमाका हुआ। एक बोना छलांग मारकर कश्ती पर चढ़ गया और बड़ी खौफनाक आवाज निकालकर बोला, चले चलो। राजा की आंखें खौफ के मारे खुली की खुली रह गईं। राजकुमारों ने तलवार निकालने के लिए हाथ बढ़ाए, मगर उन्हें ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने उनकी ताकत छीन ली है और उन्हें पत्थर के बुत बना दिया है। बोने ने हाथ बढ़ाकर जंजीर खोल दी और झील के नीले पानी में कश्ती धकेलते हुए बोला, अच्छा मेरे दोस्तों, खुदा तुम्हें सब्र की तौफीक अता फरमाए। तुम्हें अब मालूम हो गया होगा कि किसी गरीब का दिल दुखाने का क्या अंजाम होता है। तुम समझते थे कि तुम राजा हो और दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मगर अब तुम समझ गए होगे कि खुदा ने दुनिया में तुमसे भी बड़ी ताकतें पैदा की हैं। अच्छा महाराज, चूंकि तुम्हारी छोटी लड़की बहुत रहमदिल और नेक है, इसलिए वो तो तुम्हें थोड़े दिनों बाद वापस मिल जाएगी, मगर ये दोनों राजकुमारियां कभी वापस ना आ सकेंगी। ये सब कुछ इतने थोड़े अरसे में हुआ कि राजा ठीक तौर पर समझ भी ना सका कि ये कोई ख्वाब है या हकीकत। चारों किनारे पर खड़े खौफ भरी निगाहों से गायब होती कश्ती को देख रहे थे। मुंह पर कुफल लगे हुए थे, हाथ पे जान हो चुके थे, बस आंखें खुली थीं। उनके देखते ही देखते बोना कश्ती को तेज तेज धकेलता दूसरे किनारे पर एक कुएं के पास ले गया और जोर से दहाड़ कर बोला, हांग हूंग शांग शूंग। फौरन ही एक टोकरी जिसमें मजबूत सी रस्सी बंधी हुई थी कुएं के मुंह पर आई और बोना तीनों राजकुमारियों को
टोकरी में बिठाकर कुएं की गहराई में गायब हो गया। जब बोना और राजकुमारियां नजरों से ओझल हो गईं, तो राजा और राजकुमारों को महसूस हुआ कि उनकी खोई हुई ताकत वापस आ गई है और वो पहले की तरह अपने हाथ पांव को हरकत दे सकते हैं। उफ, ये क्या हुआ? राजा चीख कर बोला। अब क्या करें? आइए, ये मौका वक्त जाया करने का नहीं। राजकुमार इंद्रजीत ने जल्दी से कहा, हमें कुएं पर पहुंचना चाहिए, शायद कुछ निशान मिल जाए। चारों तलवारें सौंप कर झील के किनारे किनारे दौड़ने लगे। कुएं पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि टोकरी तो लटक रही है, मगर ना तो राजकुमारियों का कुछ पता है और ना उस खबीस बोने का। कुएं में घुप अंधेरा छाया हुआ था। राजा की आंखों में मायूसी झलकने लगी। सबसे पहले राजकुमार इंद्रजीत के हवास ठिकाने आए और वो बड़े जोश से बोला, मैं टोकरी में बैठकर कुएं में जाता हूँ, आप लोग महल जाइए। मैं वादा करता हूँ कि जब तक राजकुमारियों को वापस न ले आऊं, अपनी सूरत न दिखाऊंगा। इंद्रजीत का हौसला देखकर बड़े राजकुमार को भी जोश आ गया। वो हाथ उठाकर बोला, ठहरो, तुम नहीं मैं, क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ। ये कहकर वो छलांग लगाकर टोकरी में बैठ गया और आन की आन में कुएं की हैबतनाक गहराई में गुम हो गया। राजा और राजकुमार बहुत देर तक राजकुमार की राह देखते रहे, मगर कोई ऐसी आवाज सुनाई न दी जिससे मालूम होता कि कोई कुएं के अंदर है। राजा ने कुएं के अंदर मुंह डालकर अपनी पूरी ताकत से राजकुमार को आवाज दी, मगर उसकी अपनी आवाज ही कुएं में गूंज कर रह गई। शाम की तारीकी छाने लगी। राजा और राजकुमारों का भूख के मारे बुरा हाल था। मजबूरन घर लौटे कि कुछ खा पी लें और फिर वापस आकर राजकुमार का इंतजार करें। दूसरे दिन सुबह तड़के ही राजा राजकुमारों और बहुत से सिपाहियों के साथ कुएं पर पहुंचा, लेकिन ये देखकर सख्त परेशान हुआ कि टोकरी तो कुएं के मुंह पर लटक रही है, मगर राजकुमार और राजकुमारियों का कुछ पता नहीं। राजकुमारियों का गम ही क्या कम था कि मेहमान राजकुमार से भी हाथ धोने पड़ गए। राजा को परेशान देखकर मंझले राजकुमार ने कुएं में जाने की ख्वाहिश जाहिर की। राजा ने पहले तो बहुत रोका, मगर जब उसने जिद की तो इजाजत दे दी और वो भी पहले राजकुमार की तरह कुएं की होलनाक तारीकी में गायब हो गया। तीसरे दिन छोटे राजकुमार इंद्रजीत ने कमर बांधी। राजा के आंसू निकल आए। वो बोला, बेटा, 3 बेटियां खो चुका हूँ, 2 मेहमान गंवा दिए, अब तू भी जा रहा है, तेरे बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा। इंद्रजीत तसल्ली देकर बोला, आप फिक्र न करें, कुदरत को मंजूर हुआ तो बहुत जल्द वापस लौटूंगा। मेरा दिल कह रहा है कि ये मुहिम मेरे हाथों से होगी। राजा ने चारा नाचार उसे भी रुखसत किया और खुद रोता पीटता महल को चला आया। इंद्रजीत अभी टोकरी में संभल कर बैठने भी ना पाया था कि वो नीचे से रखना शुरू हो गई। वो किस्मत पर भरोसा किए कुएं के हैबतनाक अंधेरे में से गुजर रहा था। एक हाथ तलवार के कब्जे पर था और दूसरा रस्सी को मजबूती से पकड़े हुए था। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक तरफ धीमी धीमी सी कुछ रोशनी नजर आई। फिर जूं जूं टोकरी नीचे से रखती गई, रोशनी बढ़ती गई, यहाँ तक कि टोकरी एक झटके के साथ ठहर गई। वह समझ गया कि तह आ गई। ये अजीबो गरीब कुआं था, उसमें पानी की एक बूंद तक न थी। वह जल्दी से टोकरी से कूदकर रोशनी की तरफ बढ़ा। पास जाकर मालूम हुआ कि दरवाजा है और उसकी झुर्रियों में से रोशनी आ रही है। उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया तो वो एक ही झटके में खुल गया। अब उसकी नजरों के सामने एक नहायत खूबसूरत और हसीन मंजर था। उसने देखा कि वही आसमान है और वही जमीन। हर तरफ नरम नरम घास का फर्श बिछा हुआ था। नन्ही नन्ही रंग बिरंगी खूबसूरत चिड़ियां दरख्तों पर फुदक रही थीं और मैदान में तरह तरह के जानवर बड़ी आज़ादी और इत्मीनान से चलते फिर रहे थे, लेकिन कोई आदमजाद नजर न आता था। मैदान के उस तरफ एक खुशनुमा बाग था जिसमें एक नहायत खूबसूरत महल बना हुआ था। ये दिल फरेब और प्यारा समा देखकर राजकुमार का दिल बिल्लियों उछलने लगा और वो बेख्तियार महल की तरफ बढ़ा चला गया। वो सोचने लगा, शायद ये वही सदाबहार मुल्क है जिसके मुतल्लिक हम बचपन से कहानियों में सुनते चले आए हैं कि यहाँ ना कोई दुख दर्द है और ना गम। सब लोग खुश और खुरम रहते हैं, न कभी बीमार पड़ते हैं और न मरते हैं, हमेशा से जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे। वो इसी तरह सोचता हुआ महल के दरवाजे के पास पहुंचा और सोचने लगा कि अंदर जाए या ना जाए कि इतने में महल का फाटक खुद ब खुद खुल गया और एक नहायत मीठी और प्यारी आवाज आई, तशरीफ लाइए। वो महल की सजावट और कीमती सामान को
आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। उसने ऐसे बढ़िया कालीन और इतनी नफीस मेज कुर्सियां ख्वाब में भी ना देखी थी। वो जब किसी कमरे के दरवाजे के करीब पहुंचता तो वही दिल लुभाने वाली आवाज आती, तशरीफ लाइए, और वो बगैर किसी झिझक या खौफ के अंदर घुस जाता, जैसे ये उसी का ही महल है। महल की खूबसूरती से तो उसका दिल बाग बाग हो रहा था, मगर उस चीज से उसे सख्त परेशानी और उलझन हो रही थी कि आखिर इस महल में रहता कौन है। अब वो घूमते घूमते थक गया था, इसलिए एक मसहरी पर सस्ताने के लिए लेट गया। वो सोना ही चाहता था कि तरह तरह के खानों की खुशबू से सारा कमरा महक उठा। पलट कर देखा तो एक मेज पर सोने चांदी के बर्तनों में किस्म किस्म के लजीज खाने चुने रखे थे। सुबह के नाश्ते के बाद उसके हलक से एक दाना भी ना उतरा था। भूख के मारे आंतें ईंटी जा रही थीं। बेताबी से खाने की तरफ लपका और चाहता था कि एक ही लुकमे में सारी प्लेट हलक में उतार ले कि फौरन ही ख्याल आया, खुदा जाने इस महल का मालिक कौन है और ये खाना यहाँ क्यों रखा है। बिना पूछे किसी का खाना खा लेना ईमानदारी के खिलाफ है। ये सोचकर वो बैठ गया और इंतजार करने लगा कि कोई आए और उसे खाने के लिए कहे तो खाए। यकायक पास के आतिशदान में आग भड़कने लगी और उसके उठते हुए शोलों में इंद्रजीत को उसी होलनाक बोने का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया, जो राजकुमारियों को कश्ती में बिठाकर इस अजीबोगरीब दुनिया में ले आया था। उसे देखते ही इंद्रजीत की थरथरी बन गई। बोना उसे डरता हुआ देखकर नरमी से बोला, डरो नहीं मेरे नन्हे राजकुमार, मैं अच्छे लोगों का दोस्त और बुरों का दुश्मन हूँ। तुम इतनी दूर से चलकर यहाँ आए हो, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया, खाना क्यों नहीं खाते? राजकुमार डरते डरते बोला, जाने ये किसका खाना है, बगैर पूछे किसी की कोई चीज खा लेना तो बुरी बात है ना। हाँ हाँ हाँ, बोना कह कहा लगाकर बोला, तुम्हारी ईमानदारी की मैं तारीफ करता हूँ, मगर अफसोस है कि तुम्हारे दोनों दोस्त जो तुमसे पहले यहाँ आए थे, तुम जैसे ईमानदार न थे। वो खाने को देखते ही टूट पड़े और अब वो ऐसी हालत में है कि उन्हें ना तो भूख लगती होगी और ना प्यास। वो देखो। बोने ने एक तरफ इशारा किया और राजकुमार का ये देखकर खून खुश्क हो गया कि राजकुमारों जैसी सूरत के पत्थर के दो बुत रखे हैं। मगर तुम ना घबराओ, बोना बोला, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आओ मेरे साथ खाना खाओ, तुम मेरे मेहमान हो, ईमानदार मेहमान। ये कहकर वो आतिशदान में से निकलकर कह कहे मारता हुआ खाने की मेज पर बैठ गया और राजकुमार का हाथ पकड़कर उसे भी अपने साथ बिठा लिया। इंद्रजीत ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि बोना हाथ उठाकर बोला, ना ना, पहले खाना खा लो। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। इत्मीनान रखो, तुम्हारी राजकुमारी मेरे पास बिल्कुल महफूज है। उसे तो मैं यूं ही अपने साथ ले आया था, वरना उस नेक दिल लड़की के साथ मुझे कोई दुश्मनी नहीं। रही दूसरी राजकुमारियां तो उनसे मैं सख्त नाराज हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारी और राजकुमारी इंदिरा की खातिर उनका कसूर माफ करने को तैयार हूँ। अगर तुम मुझसे वादा करो कि उनको नेक दिल लड़कियां बना सकोगे तो मैं तुम्हें उनका पता बता दूंगा। राजकुमार बोला, मैं उसका वादा करता हूँ कि आइंदा कभी वो किसी गरीब का दिल ना दुखाएंगी। अच्छा, तो कल सुबह मैं उनका पता बता दूंगा। अब तुम आराम करो। ये कहकर बोना छलावे की तरह गायब हो गया और राजकुमार मसहरी पर आराम करने के लिए लेट गया। सुबह को इंद्रजीत की आंख खुली तो उसने देखा कि बोना उसके सिरहाने बैठा उसे घूट घूट कर देख रहा है। वो घबरा कर उठ बैठा। बोना आहिस्ता से बोला, तुम सुबह को बहुत देर से उठते हो, ये बहुत बुरी आदत है। अच्छा, अब ध्यान देकर मेरी बात सुनो। ये कहकर वो अपनी दाढ़ी सहलाने लगा, फिर आगे को झुककर बोला, मेरे दोस्त, अगर तुम हिम्मत से काम लोगे तो राजकुमारियों को हासिल कर सकोगे। सुनो, वो दोनों देवों के कब्जे में हैं। जब मैं उन्हें लाया था तो वो मुझसे छीन कर ले गए थे। अब ये तुम्हारा काम है कि तुम उनको देवों के पंजों से छुड़वाओ। यहाँ से 50 मील दूर मेरे मुल्क की सरहद खत्म हो जाती है और पाकिस्तान का इलाका शुरू हो जाता है। सरहद से कुछ ही फासले पर देवों के बादशाह का महल है, जिसके पास मंजली राजकुमारी है। जब तुम उसे छुड़ा लो तो उससे 50 मील दूर दूसरे देव का महल है और वहाँ बड़ी राजकुमारी कैद है। जब इन दोनों को रिहा करा लो तो सीधे मेरे पास आना। मैं छोटी राजकुमारी को भी तुम्हारे सुपुर्द कर दूंगा, मगर ये बड़ी होशियारी और जमा मर्दी का काम है। जरा सी भूल चूक या बेहिम्मती से बना बनाया काम बिगड़ जाएगा।
और तुम्हारी जान के भी लाले पड़ जाएंगे। इतना कहकर वो राजकुमार का हाथ पकड़कर अस्तबल में ले गया और उसे एक निहायत तेज रफ्तार घोड़ा दिया, जिस पर बैठकर राजकुमार देव के महल की तरफ रवाना हो गया। दिन भर लगातार चलने के बाद राजकुमार शाम के करीब महल के पास पहुंचा। राजकुमारी कुसुम उसे देखते ही दौड़ पड़ी। इंद्रजीत ने शुरू से आखिर तक सारा किस्सा सुनाया, तसल्ली दी और बताया कि अब मैं तुम्हें लेने आया हूँ, जल्द तैयार हो जाओ। राजकुमारी बोली, ये वक्त जाने का नहीं, क्योंकि देव आता ही होगा। इस रात तो तुम यहीं रहो, सुबह को जब वो सैर शिकार को निकल जाएगा तो हम भाग निकलेंगे। राजकुमार को भूख लग रही थी। जब राजकुमारी ने उसके आगे खाना लाकर रखा तो वो दीवानों की तरह टूट पड़ा, मगर अभी आधे पेट ही खाने पाया होगा कि बड़े जोर की गरज सुनाई दी और साथ ही सारा महल थर थर कांपने लगा। राजकुमार ने खौफजदा निगाहों से राजकुमारी को देखा। वो घबराकर बोली, वो कमबख्त आ रहा है, तुम इस अलमारी के पीछे छुप जाओ। जब वो खाना खाकर सो जाएगा तो मैं तुम्हें निकाल लूंगी। राजकुमार जल्दी से अलमारी के पीछे छुप गया। इतने में देव भी आ पहुंचा। उसकी पीठ पर गाय, बकरा और एक हिरन बंधा हुआ था। आज शिकार मिलने में बड़ी दिक्कत हुई। वो गरज कर बोला, खैर आज आधा पेट ही सही, सुबह को देखा जाएगा। ये कहकर उसने जल्दी जल्दी सारा शिकार हड़प कर लिया और फिर वहीं फर्श पर ऊंधा लेट कर सो गया। राजकुमारी ने आहिस्ता से राजकुमार को कमरे से बाहर निकाला और उसी तरह दबे पांव उसे दूसरे कमरे में ले गई। सुबह को जब देव शिकार के लिए रवाना हुआ तो राजकुमारी ने इंद्रजीत को उस महल का पता बताया जहां उसकी बड़ी बहन कैद थी। राजकुमार बोला, मैं आज राजकुमारी को लेकर सुबह तक यहाँ पहुँच जाऊंगा। तुम घोड़े पर जीन कसकर तैयार रहना, क्योंकि हमने अगर जरा सी भी देर की तो फिर हमारा खुदा ही हाफिज है। ये कहकर वो घोड़े को एड़ लगाकर आगे बढ़ गया। दोपहर के वक्त वो उस महल में पहुंचा जहाँ बड़ी राजकुमारी कैद थी। देव बाहर गया हुआ था और राजकुमारी बैठी अपनी किस्मत को रो रही थी। इंद्रजीत को देखकर उछल पड़ी। इंद्रजीत जल्दी से बोला, जल्दी करो, बाहर घोड़ा तैयार है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। राजकुमारी बगैर कुछ कहे सुने उसके साथ हो ली। राजकुमारी कुसुम उनका इंतजार कर रही थी। उन्हें आता देखकर वो झटपट घोड़े पर सवार हुई और फिर तीनों हवा से बातें करने लगे। सारा दिन चलने के बाद रात के वक्त वो बोने के मुल्क की सरहद में पहुंचे। तब कहीं उनकी जान में जान आई। महल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि छोटी राजकुमारी इंदिरा खाना मेज पर रखे उनकी राह तक रही है। तीनों का भूख के मारे बुरा हाल था, मगर जब उन्होंने पत्थर के बुतों की तरफ देखा तो गमजदा हो गए और हर एक ने खाने से हाथ खींच लिया। ये देखकर बोने का दिल पसीज गया और उसने मंत्र पढ़कर दोनों राजकुमारों को जीता जागता इंसान बना दिया। उसके बाद उन सब ने खूब मजे ले लेकर खाना खाया। बोना भी उन्हें खुश होता देखकर मुस्कुरा रहा था। खाने से फारग होकर कुछ देर खुशगपियां होती रहीं और फिर बोना अपने मेहमानों को साथ वाले कमरे में ले गया, जहां एक मेज पर सोने के 3 ताज रखे थे। बोने ने एक एक ताज तीनों राजकुमारियों को दिया और बोला, अब आप लोग फौरन यहाँ से चले जाइए। अगर इन देवों को खबर हो गई कि आप मेरे पास हैं तो मेरे शहर पर धावा बोल देंगे और मुझे ख्वामख्वाह उनसे लड़ाई मोल लेना पड़ेगी। बोना राजकुमारों और राजकुमारियों को लेकर कुएं पर पहुंचा, जहां टोकरी उसी तरह लटक रही थी। जाने से पहले मैं तुम्हें चंद नसीहतें करता हूँ, उम्मीद है तुम तवज्जो से सुनोगे। बोना बोला, पहले तो ये कि किसी गरीब आदमी का दिल ना दुखाना, दूसरे ये कि तुम तीनों एक ही दिन एक ही वक्त में शादी करना, तीसरे ये कि ये जो मैंने तुम्हें ताज दिए हैं उन्हें कभी अपने से जुदा न करना, वरना नतीजे के तुम खुद जिम्मेदार होगे। सबने उसका हुक्म बजा लाने का वादा किया और कुएं में दाखिल हो गए। इंद्रजीत ने दूसरे राजकुमारों और राजकुमारियों की बातों से अंदाजा लगाया कि उनकी नीयत में बदी है, वो हम दोनों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और राजकुमारी इंदिरा से चुपके से बोला, तुम अपना ताज मुझे दे दो, मुझे तुम्हारी बहनों और उनके मंगेतरों की आंखों में बेईमानी दिखाई दे रही है। तुम सबसे आखिर में ऊपर जाना, तुम्हारे बाद मैं आऊंगा। राजकुमारी ने ताज उसके हवाले कर दिया। जब तीनों राजकुमार और राजकुमारियां ऊपर पहुंच गईं, तो राजकुमारी इंदिरा ने जोर से चीख कर कहा, अब मैं आ रही हूँ, होशियार हो जाओ, मेरे बाद राजकुमार इंद्रजीत आएंगे। ये कहकर वो टोकरी में बैठ गई और ऊपर पहुंच गई। थोड़ी देर बाद टोकरी इंद्रजीत को लेने आई तो उसे फौरन एक तरकीब सूझी। उसने बजाय उसके कि खुद टोकरी में बैठता, एक बड़ा सा पत्थर उसमें रख दिया और इंतजार करने लगा। वही हुआ जो इंद्रजीत ने ख्याल किया था।
अभी टोकरी आधे रास्ते में मैं पहुंचने न पाई थी कि रस्सी टूट गई और टोकरी धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। साथ ही राजकुमारी इंदिरा की चीख सुनाई दी। हाय, ये क्या हुआ? इंद्रजीत दांत पीस कर बोला, कमबख्त मुझे मारना चाहते थे, मैंने ही उनकी जान बचाई और मेरी ही जान के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। खैर चलो, एक और दिन मैं आज यहाँ ठहर जाऊं। वो तो समझते होंगे कि मेरा खात्मा हो गया होगा। वो वापस मोने के महल में पहुंचा और एक मसहरी पर आराम करने के लिए लेट गया। सुबह को वो आंखें मलता हुआ उठा तो बोना बोला, आखा, आप फिर तशरीफ ले आए। राजकुमार जल्दी से बोला, दरअसल बात यह है कि बोना हाथ उठाकर बोला, मैं सब कुछ जानता हूँ, आपको बताने की जरूरत नहीं। आप ये बताइए कि अब आप वापस जाना चाहते हैं या इस हकसाद के घर पर ही रहना चाहते हैं? मैं अपने शहर जाना चाहता हूँ, राजकुमार ने जवाब दिया। अच्छा तो ये लीजिए, ये एक डिबिया मैं आपको देता हूँ। इसे जब आप खोलेंगे तो मैं फौरन आपकी मदद को पहुँच जाऊंगा। राजकुमार ने झट आंखें मींच लीं और थोड़ी देर बाद खोली तो क्या देखता है कि वो एक छोटे से कस्बे में एक लोहार की दुकान के सामने खड़ा है। इस सफर में उसे 15 रोज लग गए थे। सारे कपड़े मैले चकट और जगह जगह से फट गए थे। उसकी सूरत देखकर ऐसा मालूम होता था कि किसी भट्टी में कोयला झोंक कर आ रहा हो। वो आहिस्ता आहिस्ता चलकर बूढ़े लोहार के सामने जा खड़ा हुआ, जो एक फावड़ा बनाने में मशगूल था। बूढ़े ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम कौन हो? राजकुमार बोला, मैं एक गरीब आदमी हूँ, भूखा हूँ, कुछ खाने को दो। लोहार झिड़क कर बोला, शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? मेहनत मजदूरी करो, दुनिया में इतना काम है कि तुम आसानी से अपनी रोजी कमा सकते हो। कहाँ जाऊं, किससे कहूँ? आप ही मुझे काम दीजिए। राजकुमार आजिज़ी से बोला। हाँ, ये बात कही है तुमने, खुदा लगती। लोहार खुश होकर बोला, तुम आज से मेरे साथ काम किया करो, मैं खाना कपड़ा और खर्च के लिए कुछ पैसे दे दिया करूँगा। बोलो मंजूर है? राजकुमार ने मंजूर कर लिया और वो उस दिन से लोहार के साथ काम करने लगा। इंद्रजीत को 1 महीना लोहार के यहाँ काम करते हो गया था। वो सोच रहा था कि कुछ पैसे पास हो जाएं तो अपनी शक्ल सूरत संवार कर घर जाऊं। एक दिन पड़ोस के गांव का एक दर्जी, जो लोहार का बड़ा गहरा दोस्त था और अक्सर उसके यहाँ आया करता था, गांव में आया। ये दर्जी, जिसका नाम गयानी था, गप्पे हाँकने में बड़ा मशहूर था। आते ही उसने इधर उधर की खबरें सुनाना शुरू कर दी। फिर बोला, तुमने सुना होगा कि हमारे राजा की 3 लड़कियां और उनके मंगेतर अजीबो गरीब तरीके से गायब हो गए थे। लोग कहते थे कि उन्हें परियां उठाकर ले गई थीं। अभी थोड़े दिनों की बात है कि वो वापस आ गए हैं, मगर सबसे छोटा राजकुमार, जिसका नाम इंद्रजीत है, अभी तक नहीं आया। दोनों बड़ी राजकुमारियों के पास सोने के 2 खूबसूरत ताज हैं, जो उन्हें परियों ने दे दिए थे। 1 हफ्ता पहले इन दोनों की शादी थी, मगर ऐन वक्त पर एक अजीब वाकया हुआ। जानते हो क्या? दर्जी ये कहकर खामोश हो गया। लोगों ने बेसब्री से पूछा कि क्या हुआ था? हुआ ये, वो बोला कि एकदम जमीन फट गई और दोनों राजकुमारियां और राजकुमार उसमें समा गए। सब लोग खौफजदा होकर भागने लगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद जमीन ने उन्हें बाहर फेंक दिया। उस वक्त उनकी सूरत देखने के काबिल थी। ऐसा मालूम होता था कि किसी गंदी नाली में से निकलकर आ रहे हों। सारे कपड़े कीचड़ में लथपथ थे और चेहरे पर भी गंदगी थपी हुई थी। तमाम लोग चीखें मारते हुए महल से भाग गए। उसके बाद राजा ने ऐलान किया। क्या ऐलान किया? इंद्रजीत ने जल्दी से पूछा। दर्जी बोला, राजा ने ऐलान किया कि 3 राजकुमारों की शादी एक साथ होगी, मगर चूंकि छोटी राजकुमारी का ताज कहीं खो गया है, इसलिए जो शख्स उसके लिए वैसा ही ताज बना कर लाएगा, उसी के साथ उसकी शादी कर दी जाएगी। अब बताओ मेरे दोस्त, दर्जी लोहार से बोला, क्या इरादा है? क्या तुम ऐसा ताज बना सकते हो? बूढ़े लोहार ने एक ठंडी सांस भरी और सर झुका लिया। दर्जी चला गया तो राजकुमार लोहार से बोला, बाबा, तुम राजा के महल जाओ और ताज का नमूना और थोड़ा सा सोना ले आओ। मुझे यकीन है कि मैं ऐसा ताज बना लूंगा। बूढ़ा पहले तो ये समझा कि लड़के का दिमाग खराब हो गया है, मगर जब उसने बहुत जिद की तो वो मजबूरन महल पहुंचा और राजा से ताज का नमूना और सोना लाकर राजकुमार के हवाले किया। शाम को राजकुमार बोला, बाबा, अब तुम सो जाओ, मैं ताज बनाता हूँ। ये कहकर वो दुकान को चला गया। सुबह को सूरज भी न निकलने पाया था कि लोहार ने आकर दुकान का दरवाजा खटखटाया। कहो मियाँ लड़के, ताज तैयार हो गया? लोहार हंस कर बोला, जी हाँ, ये देखिए।
लोहार ने ताज हाथ में लेकर देखा तो उसकी हैरत की कोई इंतहा न रही। बिल्कुल वैसा ही ताज था जैसा कि वो महल में देख कर आया था। वो फौरन महल पहुंचा और वो ताज राजा के हजूर में पेश कर दिया। राजा ने गौर से ताज को देखा तो खुश होकर बोला, खूब खूब, बिल्कुल वैसा ही है जैसे वो दोनों हैं। महाराज, लोहार हाथ जोड़कर बोला, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मेरी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं, मुझे अब किसी चीज की ख्वाहिश नहीं। मुझे कल खुदा को मुंह दिखाना है, इसलिए मैं सच सच बात बताए देता हूँ। असल में ये ताज मैंने नहीं बनाया, बल्कि मेरे एक शागिर्द ने बनाया है। वो बहुत होशियार और अक्लमंद नौजवान है, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि उसका हक उसी को मिलना चाहिए। राजा ने कुछ देर सोचा, फिर राजकुमारी इंदिरा को बुलाकर पूछा, क्या तुम उस आदमी से शादी करने पर रजामंद हो जिसने ये ताज बनाया है, अगरचे वो लोहार ही क्यों ना हो? ये कहकर राजा ने उसके हाथों में वो ताज थमा दिया। राजकुमारी ने उलट पुलट कर ताज देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आए। ये वही ताज था जो उसने कुएं में से निकलते वक्त इंद्रजीत को दिया था। ताज को देखकर उसे यकीन हो गया कि राजकुमार सही सलामत है और ये ताज उसी ने भेजा है। राजकुमारी की रजामंदी पाकर राजा ने बड़े राजकुमार को हुक्म दिया कि एक उम्दा भग्गी लेकर लोहार के घर से उस नौजवान को ले आओ। राजकुमार दिल ही दिल में बुरा भला कहता लोहार के घर पहुंचा। क्या देखता है कि एक मैला कुचैला सा नौजवान जिसके हाथ पांव में मन मन भर हाक धूल लगी हुई है, दरवाजे पर बैठा है। क्या तुम ही वो शख्स हो जिसने ताज बनाया है? राजकुमार ने हकारत से पूछा। जी हाँ, मैं ही हूँ, इंद्रजीत ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अच्छा, राजकुमार नफरत से मुंह फेर कर बोला, जल्दी से नहा धोकर नए कपड़े बदल लो, तुम्हें महाराज ने याद फरमाया है। मेरे पास इन कपड़ों के अलावा और कोई कपड़ा नहीं, इंद्रजीत बोला। अगर आप मुझे इसी तरह ले जाने पर तैयार हों तो मैं चलता हूँ। राजकुमार ने दिल में सोचा, चलो मेरा क्या हर्ज है, दरबार में उसकी खूब बेइज्जती होगी और राजा जूते लगवा कर निकाल देगा। ये सोचकर उसने इंद्रजीत को भग्गी के अंदर बिठा लिया। राजा का महल थोड़ी दूर रह गया तो अचानक इंद्रजीत को बोने की डिबिया याद आई। उसने जेब से डिबिया निकालकर और जो ही उसका ढकना खोला, बोना अकड़ कर खड़ा हो गया। कहो मेरे दोस्त, क्या चाहते हो? उसने पूछा। सुनो, इंद्रजीत ने आहिस्ता से कहा, तुम मुझे फौरन ही लोहार के घर पहुंचा दो और भग्गी में मेरी बजाय ईंट पत्थर भर दो। पलक झपकने में ही बोने ने उसके हुक्म के मुताबिक सब कुछ कर दिया और जब गाड़ी महल में पहुंची और उसका दरवाजा खोला गया तो राजा ये देखकर हैरान रह गया कि उसमें पत्थर भरे हुए हैं। इसका क्या मतलब है? राजा गुस्से से बोला, तुम मुझसे मजाक करना चाहते हो? अगर तुम राजकुमार ना होते तो मैं तुम्हें वो सजा देता कि तुम उम्र भर याद रखते। राजकुमार गर्दन झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। उसकी अकल हैरान थी कि ये क्या हुआ। थोड़ी देर बाद जब राजा का गुस्सा कम हुआ तो वो मंझले राजकुमार की तरफ मुड़ा और बोला, जाओ तुम उस नौजवान को लेकर आओ। मंझला राजकुमार भग्गी में बैठकर लोहार के घर पहुंचा और इंद्रजीत को अपने साथ लेकर महल में आया, मगर इस दफा भग्गी का दरवाजा खोला गया तो उसमें रेत भरी हुई थी। राजा के गुस्से का ठिकाना न रहा और जमीन पर पैर मारकर बोला, ये सब अहमक और बेवकूफ हैं, मैं खुद जाकर उसे लाऊंगा, फौरन गाड़ियां तैयार करो। हुक्म की देर थी कि बगियां तैयार हो गईं। राजा बहुत से सिपाहियों के साथ लोहार के घर पहुंचा और इंद्रजीत को गाड़ी में सवार करा के महल की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में इंद्रजीत ने डिबिया खोली और बोने से बोला, जल्दी करो, ये मैले कुचैले कपड़े उतार कर मुझे राजकुमारों जैसे कपड़े पहना दो। अल्फाज उसके मुंह से अभी पूरी तरह निकलने भी ना पाए थे कि बोना उसका हुक्म बजा लाया और फिर राजकुमार को सलाम करके बोला, अच्छा मेरे दोस्त, अब मेरा काम खत्म हुआ, मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा, अलविदा। ये कहकर डिबिया समेत गायब हो गया। शाही जलूस महल के दरवाजे पर पहुंचा तो फौजों ने सलामी दी और तमाम राजकुमारियां और रानियां राजा के इस्तकबाल के लिए महल के दरीचों में आकर खड़ी हो गईं। सबसे पहले राजा भग्गी में से निकला और फिर उसका दरवाजा खोलकर इंद्रजीत को उतारा। राजकुमार उसे जरक बरक पोशाक में देखकर दंग रह गए और राजकुमारी इंदिरा खुशी के मारे गश खाकर गिर पड़ी। रात को सारे शहर में चरागा किया गया, गरीबों और मस्कीनों में खैरात तकसीम की गई, घर घर खुशी के जश्न मनाए गए। इंद्रजीत ने शुरू से आखिर तक सारा किस्सा राजा को सुनाया। राजा गुस्से से दांत पीस कर बोला, बेटा क्या करूं, अब तो मैं उन्हें जुबान दे चुका हूँ,
वरना अभी इनको सूली पर चढ़वा देता। खैर, अब तुम भी उन्हें माफ कर दो। एक हफ्ते बाद तीनों राजकुमारों और राजकुमारियों की बड़े धूम धड़क्के से शादी हो गई। दूसरे दिन राजा ने दोनों बड़े राजकुमारों को उनकी दुल्हनों समेत उनके मुल्कों को रुखसत करवा दिया और छोटे राजकुमार को अपनी सल्तनत सौंपकर खुद ज्ञान ध्यान में मशगूल हो गया। इंद्रजीत ने सल्तनत का इंतजाम इस खुशोसलूबी से चलाया कि रियाया उस पर जान निछावर करने लगी और इस तरह वो आराम और इत्मीनान से जिंदगी बसर करने लगा।